तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। नो सर मतलब शशांक क्या हुआ? नो सर मतलब क्या? नो सर। चलो, आज जगन्नाथ चौधरी की तरफ से सबको चाय पिलाई जा रही है। गुड इवनिंग। हाँ, निशिकांत हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग करते हुए गुड मॉर्निंग। ना दिलीप इतना भी नहीं। निशिकांत की तो शुरू से आदत है, वो हमेशा हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलता है। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। चलिए, असर्शन कह रहा है आपका, इफ द वाटर टेबल इज वेरी नियर टू द सबग्रेड ऑफ द रोड इट विल अल्टीमेटली कॉज क्रैकिंग ऑफ द रोड सरफेस। ठीक है, बिकॉज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल विल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट लीडिंग टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज। तो बेसिकली क्या होगा, अगर प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में जाएगा तो वॉल्यूम, अच्छा पढ़कर नहीं आए, ओके नहीं, अच्छा ठीक है, गलत बात है, पढ़कर नहीं आए तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है। तो ये क्योंकि गलत हो गया, और ऐसे केसेस में जब आर गलत होता है तो ए ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारियो कह रहा है मैं तो सर एफएम का रिवीजन किया था। अरे एफएम का क्यों किया था? सॉइल करना था ना आज। एफएम होगा ट्यूसडे को, मंडे को टेस्ट होगा, एफएम होगा ट्यूसडे को। जगन्नाथ भैया क्या कह रहे हो? ढंग से पढ़ा नहीं तुमने रीजनिंग वाला, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट कैसे हो जाएंगे? मारियो अपने पुराने दोस्तों को पकड़ कर लाओ, क्या कर रहे हैं ये? कहाँ गायब है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? इनको पकड़ो, सबको पुराने दोस्तों को लेकर आओ, रेगुलरिटी बनाओ। विक्रांत है, मयंक है, आप हो, और बालक हैं, कहाँ हैं सब? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर अ सॉइल, एरिया रेशियो शुड बी लो, सही बात है। कटिंग एज शुड बी थिक, गलत बात है, गलत बात है। तो जिनमें दो आ रहा है वो गायब हो गए। इनसाइड क्लियरेंस शुड बी हाई, नहीं लो होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ओम प्रकाश साहू जी डी नहीं होगा, वत्सल श्रीवास्तव डी नहीं होगा। ठीक है, निर्मल बाबा देर से आओगे तो क्या होगा? कृपा नहीं बरसेगी, टाइम पे आओ। दो सवाल निकल गए तुम्हारे। तो देखो, एरिया रेशो जो है वो 10% या लेस होना चाहिए। ठीक है, इनसाइड क्लियरेंस 0.5 से 3% होती है। क्या होती है? D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100 होती है। आउटसाइड क्लियरेंस 0 से 2% होनी चाहिए। क्या होती है? D2 माइनस D4 अपॉन D4 इंटू 100 होती है। ठीक है, तो फॉर अ गुड क्वालिटी सॉइल सैंपलर ऑल दी अब पैरामीटर क्या होने चाहिए? लो होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम पांडे जी, प्रणाम। आशीष पांडे, तुम भी बड़े दिनों में नजर आ रहे हो, आज कहाँ गायब थे? ठीक है, चलिए। मैच लिस्ट वन सॉइल प्रॉपर्टी मेजर विद लिस्ट इन सी टू टेस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। करेक्ट दी मैच दी फॉलोइंग करना है भैया, मैच दी फॉलोइंग कर डालिए फटाफट। कौन किससे मैच करेगा? तीन चार एक दो, एक दो तीन चार, ठीक है। तीन चार एक दो हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या सम्यक? मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन आपकी प्लेट लोड टेस्ट से आती थी। अरे ये तो पहले से ही पकड़ा गया, ये तो पहले से ही पकड़ा गया। मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन प्लेट लोड टेस्ट से आती थी, और ये केवल इसी में 3 से मैच कर रहा है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी पढ़ लो। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से आता है।
स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बेरिंग। तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट क्या करता है, स्किन फ्रिक्शन और पॉइंट बेरिंग को अलग अलग करके बता देता है, तो सी एक से मैच रहेगा। इलास्टिक कांस्टेंट आपके प्रेशर मीटर टेस्ट से फाइंड आउट होते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। बीस दिनों से बहुत प्रॉब्लम में चल रहे थे, होपफुली अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। नमस्ते, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल्स। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के बारे में ये आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ना है आपने। गुड इवनिंग स्माइली मैन। सुनील कुमार, चलिए। इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपॉजिट क्ले लेयर, ठीक है। तो पहला सही है, रिसेंट फिल में ज्यादा टेंडेंसी होती है। विमल भारती भी बात करते हैं आपके उस पर। दूसरा, इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंस सेंट, नहीं, लूज में होता है ना कि डेंस में। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू अ सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा, डी। अब देखिए सडन ड्रॉ डाउन में क्या होता है, ये आपके पास सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, और ये आपके पास एक वाटर पार्टिकल है। ठीक है, अब देखो जब वाटर वाटर क्या होगा, ड्रॉ डाउन जब नीचे की ओर होगा, जब ड्रॉ डाउन नीचे की होगा, पानी नीचे की ओर जाएगा, तो सॉइल पार्टिकल इस वाटर मॉलिक्यूल्स पे क्या करेंगे, ऊपर की ओर फ्रिक्शन लगाएंगे। बदले में सॉइल पार्टिकल्स पर क्या होगा, बदले में सॉइल पार्टिकल्स पर क्या होगा, नीचे की ओर ड्रैग लगेगा। सॉइल पार्टिकल्स पर जब नीचे की ओर ड्रैग लगेगा, तो ये आपके पास क्या है, ये आपकी पाइल फाउंडेशन है। ये पाइल फाउंडेशन क्या करेगी, इन सॉइल पर ऊपर की ओर फ्रिक्शन लगाएगी, और बदले में फिर जो ये पाइल फाउंडेशन आपकी होगी, इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और नीचे की ओर लगने वाले फ्रिक्शन को ही क्या बोलते हैं, निगेटिव फ्रिक्शन। निगेटिव फ्रिक्शन, समझ गए। तो आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, वाटर पार्टिकल जो ड्रॉ डाउन नीचे की होगा, तो सॉइल इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगाएगी, बदले में सॉइल पर ड्रैग कहां लगेगा, नीचे लगेगा, जस्ट लाइक जैसे सीपेज में होता था, ठीक है। तो सॉइल का मूवमेंट इसके साथ नीचे की ओर होने लगेगा, तो ये जो पाइल फाउंडेशन है वो इसके सेटलमेंट को रोकने की कोशिश करेगी, इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, बदले में इस पर भी क्या होगा, नीचे की ओर ड्रैग लगने लगेगा और निगेटिव फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया। बाहर बारात जा रही है तो थोड़ा सा डांस कर लो। अब ऊपर ये कह रहे थे विमल भारती सर, आपका नोट सफिशिएंट होगा ईएससी के लिए। बेटा सफिशिएंट का भी कुछ नहीं होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको नोट्स का मिल जा रहा है, काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें कवर की हैं, बाकी आप क्वेश्चंस करो, अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो सफिशिएंट है। दूसरा क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में नई नई चीज़ें मिलती हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, ऐड ऑन कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जब सॉइल ज़्यादा सेटल कर जाते हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है,
जब तक रिलेटिव मूवमेंट होगा, ठीक है, एक बार जितना सेटलमेंट होना है उतना हो गया, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, है ना। जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता तब तक का प्रोसेस है, एक बार इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया फिर वो चीज खत्म हो गई, ठीक है, तब खत्म हो गई। हाँ भैया, अटेंडेंस लगाते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। So efficiency of a pile group is defined as load carried by the largest pile in the group upon load carried by the smallest, गलत। maximum load carried by a pile in the group upon minimum load upon maximum load, शुरू के तीनों खत्म हो गए, डी आ गया। अब ये डी आता है कैसे, इसको समझते हैं। एवरेज लोड कैरिड बाय अ पाइल इन द ग्रुप अपॉन लोड कैरिड बाय अ सिंगल पाइल। तो देखिए होता है क्या है, आपको मालूम है जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ये होता है, ग्रुप में पाइल फाउंडेशन की एफिशिएंसी क्या होती है, जो ग्रुप में बना दिया इसको अपॉन, ठीक है, ग्रुप एक्शन अपॉन इंडिविजुअल एक्शन। तो इंडिविजुअली अगर एक की कैपेसिटी क्यू यू है तो एन की कैपेसिटी क्या होगी, एन टाइम्स क्यू। अब हम इसको क्या लिख देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं, हम इसको क्या है इस फॉर्म में लिख देते हैं। जो एन अपॉन में या मल्टीप्लाई में था उसको इस तरीके से लिख दिया, कोई फर्क पड़ता है। तो ये क्यू क्यू क्या हो गया, इंडिविजुअल पाइल की कैपेसिटी, और ये क्या हो गया, ग्रुप में टोटल की कैपेसिटी थी उसको एन से डिवाइड कर दिया, तो ग्रुप में एक पाइल की एवरेज कैपेसिटी आ गई, ये क्या होगी, एवरेज आ गई। तो एवरेज अपॉन इंडिविजुअल पाइल की कैपेसिटी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, डी हो गया, इस तरीके से डी। वैसे तो एलिमिनेशन से आ गया, बट इसका रीजन जो है वो ये इसका रीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Bearing capacity of an under-reamed piles is less than that of a straight board pile of the same diameter। भैया ये गलत हो गया, और इसके गलत होते ही ए गलत होने का मतलब आर 100% सही होगा, तो इसको बिना पढ़े हम कह सकते हैं आंसर क्या होगा, डी होगा। हालांकि पढ़ लो, पता तो है ही। अंडर रिम्ड पाइल्स हैव एनलार्ज्ड वल्व्स, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ईएससी का अगर क्वेश्चन हो गौरव गौतम कह रहे हैं डॉग वाला डी डॉग वाला डी, कैट वाला सी, ठीक है। तो अगर ए गलत होता है तो बिना दूसरा स्टेटमेंट पढ़े आंसर डी हो जाता है, और अगर आर गलत होता है तो बिना ए पढ़े आंसर सी हो जाता है, ठीक है। विकास टेक, दोनों को गलत कैसे हो जाएंगे भैया, अंडर रिम पाइल्स हैव एनलार्ज्ड बल्ब्स, इनमें बल्ब बने होते हैं ना इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। Frankie pile has an enlarged base of mushroom shape which gives the effect of spread footing। सही बात है। द फ्रेंकी पाइल इज बेस्ट सुटेड फॉर ग्रेनुलर सॉइल, ये भी सही बात है, लेकिन उसका ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनना, दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा वर्क कैसे करता है ये केसिंग होती है, इसमें हम लोग कंक्रीट फिल कर देते हैं, और ये एक हैमर टाइप होता है। इससे क्या होता है, इस कंक्रीट को जब हम लोग पुश करेंगे तो यहाँ पर ये कंक्रीट का बल्ब फॉर्म हो जाता है बेस में, ठीक है, बेस में, और बाद में इस पूरे में कंक्रीटिंग कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का फुटिंग टाइप बिहेव करने लगेगा, फुटिंग टाइप बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bearing capacity of a soil strata supporting a footing of size 3 meter by 3 meter will not be affected by the presence of groundwater table located at a depth which is,
विच इज, तो आपको मालूम था कि अगर हमारे पास ये एक फुटिंग है, तो हम 3 जोन में डिवाइड करते थे। थर्ड जोन, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, ये होता था डी एफ और ये होता था बी। अगर वाटर टेबल इस जोन में कहीं पर भी है तो बियरिंग कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो ये बी बराबर कितना होगा, 3 मीटर, तो 3 मीटर बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज नॉट अप्लाइड टू डीप फाउंडेशन। सही बात है, डीप फाउंडेशन के लिए वैलिड नहीं है थ्योरी, बिकॉज shear strength is mobilized on the sides of the deep foundation। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर होगा ए। एक्चुअल में क्या था, टर्जागी ने इसके ऊपर की जो सॉइल थी उसकी shear स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं किया था, केवल इसके नीचे की सॉइल की स्ट्रेंथ को कंसीडर किया था। बट अगर हमारे पास कोई डीप फाउंडेशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बियरिंग के अलावा ये जो लेटरल फ्रिक्शन होता है इसको भी कंसीडर करते हैं, यानी कि बेस के ऊपर की भी। तो इसलिए ये करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। ठीक है, चलिए नमस्ते। अगला सवाल, a retaining wall retains a sand strata with phi is equals to 30 degree up to its top. If a uniform surcharge of 12 ton per meter square is subsequently put on the sand strata, then the increase in the lateral earth pressure intensity on the retaining wall will be। आपसे ओनली इंक्रीज इन द लेटरल अर्थ प्रेशर बोला है। ठीक है, तो कोई रिटेनिंग वॉल है, यहां पर कुछ सॉइल भरी होगी, कोई बात नहीं। अब बाद में यहां पर क्या कर दिया, कुछ सरचार्ज लगा दिया, क्यू बराबर कितना दे रखा है 12 का, और फाइव बराबर 30 डिग्री है। कौन सा अर्थ प्रेशर पूछा है, एक्टिव पैसिव कुछ बोला ही नहीं है तो एक्टिव ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ए बराबर 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ये तो आप सबको रटा ही रहता है कि अगर 30 डिग्री है तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/3। तो इसको क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, 4 से इंक्रीज कर जाएगा आपका, है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप का है भैया, दिलीप भाई साहब खुश हो अब, दिलीप एब्सेंट है क्या आज। द वेरिएशन The variation of earth pressure with wall movement is shown in the given figure. The positions of active and passive earth pressure are respectively indicated in the figure by the point। तो आपको मालूम है एक्टिव प्रेशर क्या होता है, सबसे कम होता है। एक्टिव प्रेशर क्या होता है, सबसे कम होता है। और पैसिव क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पैसिव क्या होता है, हालांकि थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा यहाँ से गड़बड़ बनाया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि अगर 3 4 से ऊपर लग रहा है, अगर थर्ड होता तो फिर 1 and 3 आंसर होना चाहिए था, 1 and 3, बट 1 and 3 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा 1 and 4 ही होगा, 1 and 4 ही होगा। गुड इवनिंग रामोला जी।
हाँ ये है तो दिलीप, आंसर दे तो रहा है डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। No tension should develop at the base of the rectangular well foundation or at any horizontal section within the well. For no tension at the base, the resultant of Pa, total active thrust, and W, weight of soil and well above the base must pass through middle. तो सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, हम पहले से ही खुश थे। वेरी गुड, बस खुश रहो। ठीक है, तो आपको मालूम है क्या होगा। दीपक गुप्ता जी सी आंसर क्यों कर रहे हो बेटा? मिडिल थर्ड ऑफ द बेस, ठीक है, मिडिल थर्ड। फॉर नो टेंशन, फॉर नो टेंशन लोड, रिजल्टेंट लोड मस्ट पास थ्रू द मिडिल थर्ड पार्ट ऑफ द बेस। ठीक है, ये तो सभी को मालूम रहती है, सोम में इतना पढ़ाते हैं। रेक्टेंगुलर है, याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर लिखा है। अगर सर्कुलर लिखा होता तो आपका मिडिल क्वार्टर हो जाता। अगर सर्कुलर लिखा होता तो मिडिल क्वार्टर होता, रेक्टेंगुलर है इसलिए मिडिल थर्ड रहेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मिडिल थर्ड रूल। डिम्पल जी एंड तनिष्का जी, आप dy4 dy4, अच्छा सर्कुलर के लिए बोल रहे हो dy4, ठीक है, सर्कुलर के लिए dy4 बोल रहे हो, सही है, समझ गया। कंसीडर दी फॉलोइंग, कंसीडर दी फॉलोइंग एजम्पशन फॉर स्लोप स्टेबिलिटी। फ्रिक्शन इज फुल्ली मोबिलाइज्ड, सही बात है। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस अडॉप्टेड, गलत बात है। टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इज यूज्ड, सही बात है। रिजल्टेंट आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, रिजल्टेंट आर इज टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल, सही बात है। तो पहला, तीसरा, पांचवा। तो क्या होता था, यहां पर आपके पास कोई स्लोप है, ठीक है, और ये स्लोप मान लो यहां पर फेल कर रहा है, तो ये इतना सॉइल सैंपल जो स्लाइड करता है इसका वेट लगता है, और यहां पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो यहां हम लोग क्या करते थे, एक फ्रिक्शन सर्किल एज्यूम करते थे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता था फ्रिक्शन और वेट का, वो क्या होता था, इसके टेंजेंशियल होता था, फ्रिक्शन सर्किल के टेंजेंशियल। ठीक है, फ्रिक्शन सर्किल के टेंजेंशियल, उसकी रेडियस भी पूछी जाती थी आपसे, r sin फाइव, याद है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,3,5, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड क्ले, the undrained shear strength was found to be 6 ton per meter square. If a sample of the same soil is tested in an undrained condition in triaxial compression at a cell pressure of 20 ton per meter square, then the major principal stress at failure will be 32 आ रहा है आंसर, वेरी गुड। तो याद रखिएगा, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ डायरेक्टली दे रखी है, तो जब अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ डायरेक्टली दे रखी होती है तो ये सी की वैल्यू होती है, कोहेसन। तो कोहेसन आपको कितना दे रखा है, 6, और क्योंकि किले है तो किले के लिए फाई क्या हो जाएगा, 0। सेल प्रेशर सिग्मा 3 कितना दे रखा है, 20। इक्वेशन क्या लगाओगे, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2। ठीक है भैया, तो सिग्मा 1 निकालना है, सिग्मा 3 कितना है, 20, 5 0 है, 10 45 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 2c, तो 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 और 20 32 हो गया, 20 प्लस 12 बराबर 32, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए।
बिल्कुल सही बात शैलेंद्र जी, डी। भैया बी कौन कौन आंसर दे रहा है? बी, बी काहे आंसर दे रहे हो? आंसर इज नॉट बी, आंसर इज डी, आंसर इज डी। सवाल ध्यान से पढ़िए। A laboratory vein shear test apparatus is used to determine the shear strength of a clay sample, and only one end of the vein takes part in shearing the soil. ठीक है, then shear strength of the clay is given by। तो ये कब होता था? जब दोनों एंड होते थे। तो इसका क्या करते थे? हाफ। इसका हाफ होता था तो क्या हो जाता था? D/12 हो जाता था, D/12। ठीक है, हाँ जी, 1 एंड लिखा था, मैं इसीलिए चुप हो गया था, मैंने कहा सवाल पढ़ने देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं इसलिए मैंने इस बार ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। हाँ बीटो भैया, आप भी बहुत सिली मिस्टेक्स करने लगे हो, थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान से सवाल पढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन पढ़े मार दिया था, शाबाश। वेद चीनू, यार सब ब्लैक सर्किल बनाते हैं, वो डीपी लगाते हैं, वो तो समझ में आती है। तुमने ये रेड डीपी क्यों लगा रखी है? इसका कुछ पर्पज है क्या? इसका भी कुछ मतलब होता है? लाल सलाम। चलिए अगला क्वेश्चन। द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा 3 मीटर थिक इज 0.9। द फाइनल वॉइड रेशियो of the clay at the end of consolidation is expected to be 0.7। the total consolidation settlement of the clay strata। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल वॉइड रेशियो दिया है, एच दिया है, तो हम लोग क्या लगाते थे? डेल्टा एच अपॉन एच नॉट बराबर डेल्टा ई अपॉन 1 + E0 लगा दीजिए, और यहां से डेल्टा एच बता दीजिए बुल अटैक के लिए। रेड इज साइन ऑफ लव एंड डेंजर। डेंजर तो पता था भाई, लव नहीं पता। चलो क्या आंसर है? ए आ रहा है 30 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सभी का ये आ गया। ठीक है, तो इनिशियल वॉइड रेशियो दिया हुआ है आपको, तो डेल्टा ई को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? ई माइनस ई नॉट लिख, ई ई नॉट माइनस ई लिख दो, क्योंकि इनिशियली वॉइड रेशियो ज्यादा होता है, बाद में कम होता है, बाद में कम होता है। आपको तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, चलिए भैया, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब वैसे तो सभी आंसर दे दे रहे हैं, बट कुछ छुपे रुस्तम भी होते हैं, तो इतना आप कर लेंगे। भी तो उन्होंने दिल की फोटोकॉपी करवा रखी है। ठीक है, रोज नई नई कॉपी करवाते रहते हैं। रोज चिपका देते हैं। चलिए अगला सवाल। अब देखिए, इतना बड़ा सवाल है और आप इसको चुटकी बजाते ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, अब तो रटा रटा क्या कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। टू आइडेंटिकल क्ले सैंपल ऑफ द सेम साइज डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी आर सब्जेक्टेड टू कंसोलिडेशन। ठीक है, under identical loading condition drainage takes place through one phase in sample A and through both the phases in sample B। 50% consolidation of sample A occurs in 10 minutes। the time required for 50% consolidation occur in sample B। तो sample B में क्या है? drainage takes place through one phase in sample A and both the phases in sample B। तो sample B में डबल ड्रेनेज होगा, तो टाइम कितना रहेगा? 1/4 हो जाएगा। तो अगर वहां पर 10 मिनट लगेगा तो यहाँ पर 2.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी वाले वाले मालिमों ने सवाल तो आप कर ही दोगे, दिल मेरा मुफ्त का। ठीक है, तो यूपीएससी वाले हैं, कहेंगे भैया सवाल तो तुम कर दोगे मुझे पता है, लेकिन टाइम तो मैं तुम्हारा जरूर खराब कराऊंगा। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा कि तुम इसे पढ़ोगे तो पढ़ने में तुम्हारे 30 सेकंड तो खर्च होंगे ही होंगे।
है ना, टाइम तो खर्च करवाऊंगा ही चाहे कुछ हो। ठीक है चलिए, तो उन्हें भी पता है कि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देगा। अरे बताना तो नहीं है वैसे, सबको पता है ना। चलो फटाफट 1 मिनट बता ही दे रहा हूँ। टीवी बराबर क्या होता था, सी बी इंटू टी अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपके पास टाइम होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ड्रेनेज पाथ के स्क्वायर के। तो T1/T2 बराबर H1/H2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डबल ड्रेनेज होगी तो पाथ क्या होता है H/2, ये H/2 हो जाएगा तो हाफ ऊपर जाएगा 4 टाइम्स रहेगा। ठीक है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन 20 फीट ऊपर से जा रहा है, सिर को भी इतने विश्वजीत बेटा आप सॉइल मैकेनिक्स की मैराथन क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप रिवीजन करके नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखो क्यूआरपी का पर्पस समझो, मैं रोज बता रहा हूं, आपको इस सेशन में आना है तो रिवीजन करके आना है। क्या करके आना है, रिवीजन करके आना है। सर मैंने आपसे एफबी पे सवाल पूछा है, रिप्लाई करे प्लीज। अरे भैया दिव्यांग गुज्जर जी, मैं फेसबुक वैसे ही नहीं चला रहा यार, फेसबुक पे भी क्वेश्चंस बताएंगे या, कमाल कर रहे यार। फेसबुक आदमी चलाता है अपना थोड़ी बहुत दिमाग को 2 मिनट शांत करने के लिए, मैसेंजर में भी डाउट्स होता है। भैया टेलीग्राम ग्रुप में डालो डाउट्स, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, फेसबुक नहीं यूज कर रहा मैं बहुत टाइम से, ऑन ही नहीं किया है। ठीक है, तो रिवीजन करके आइए। रिवीजन के लिए आप इतना कर सकते हैं कि एजू फॉर टेक पर ही मेरी मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं, सॉइल मैक्सिमम सब्जेक्ट की, वहां से पढ़ कर आओ। अब वास्तव में सारे क्वेश्चन आज जो है वो बिल्कुल जेई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, द वॉइड रेशियो प्रेशर डायग्राम इज शोन इन द गिवन फिगर द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए बी क्या होता था, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा। केवल अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं, मॉड्यूलस की केवल चेंज पॉजिटिव, तो 0.7 से 0.6 वॉइड रेशियो कितना हो गया, चेंज 0.1 का आ गया। और स्ट्रेस में कितने का चेंज है, 0.5 का, तो 1/5, 1/5 मतलब क्या 0.2। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बताइए इतने हल्के फुल्के, इतने इतने टुच्चे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, टेलीग्राम में ग्रुप में भेज दिए डाउट, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां पे प्रांशु है, बीटो है और इतने सारे बालक हैं, ये सब आपके डाउट वैसे ही सॉल्व कर देते हैं वहां पर। Standard Newmark's influence chart is shown in the given figure. If loaded equally, the areas marked 1 and 2 will yield pressure at the center such that। ठीक है भाई, तो ये जितने भी एरियाज होते हैं सबका इन्फ्लुएंस क्या होता है, सेम होता है, तो 1 and 2 yield द सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवनीत चौधरी कह रहे हैं सर ऐसे क्वेश्चंस का अपमान मत करिए। नहीं बालक, मैं क्वेश्चंस का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ। वो कह रहे थे ना उनके सर के ऊपर से जा रहा था, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि यार आज के क्वेश्चन वास्तव में बहुत ईजी है। A concentrated load of 50 ton acts vertically at a point on the soil surface. If Boussinesq equation is applied for computation of stress, then the ratio of vertical stresses at a depth of 3 meter and 5 meter respectively vertically below the point application of the load will be। तो आपको मालूम है कि अगर कहीं पर लोड लग रहा है और उसके वर्टिकली जस्ट नीचे अगर z डेप्थ पर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा z बराबर क्या होता था, k बॉसिनेस्क इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर।
तो सिग्मा जेड क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता था, है ना। तो भैया सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/3 का स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, 3 पहले 5 बाद में, ठीक है। तो 25/9, तो 9 या 27, तो लगभग लगभग यही आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप ही पहले कभी ना कभी करवा चुके हैं, मतलब मैंने करवाए हूँ या ना करवाए हूँ तब भी ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आप आराम से कर लोगे, मतलब, ठीक है। इसको फनवा को शांत करें, खाली पीली परेशान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A soil has a discharge velocity of 6 into 10 to the power minus 7 meter per second and void ratio of 0.5. Its seepage velocity is, ठीक है, सीपेज वेलोसिटीज। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता था, v अपॉन एन होता था। अब आपको वॉइड रेशो दे रखा है तो n बराबर क्या हो जाएगा, e अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा। तो 0.5 अपॉन 1.5, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो भैया वेलोसिटी कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻7 है, 1/3 ऊपर जाएगा तो 3×18 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। वेरी गुड। कीबोर्ड मेल फंक्शनिंग, ओके। अगला क्वेश्चन। A flow net is drawn to obtain, फ्लो नेट किस लिए बनाया जाता है, सीपेज, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड अपलिफ्ट प्रेशर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। आंसर हो गया सी, ठीक है। आंसर सी, एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर एंड सीपेज क्वांटिटी, इसके लिए आप फ्लो नेट को ड्रॉ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल समझिए, परमेबिलिटी हटाओ, सवाल बचाओ। A uniform sand stratum 2.5 meter thick has a specific gravity of 2.62 and a natural void ratio of 0.62. The hydraulic head required to cause quicksand condition in the sand stratum is, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, G-1/1 प्लस सी, और इसको क्या कर देंगे, H/L कर देंगे। क्या कर देंगे, H/L। तो 2.62 माइनस 1/1 प्लस ई, वॉइड रेशियो दिया हुआ है, वॉइड रेशियो 0.62। वाह, डेटा भी इतना बढ़िया दिया है तुम्हें। H/L, एल कितना दिया हुआ है, 2.5। तो भैया ये तो पूरा 1 ही हो गया, तो H की वैल्यू 2.5 भी आ गई, ठीक है। पहले देखो कितने कितने मतलब कितने अच्छे दिल के थे यूपीएससी वाले, कितने मतलब क्या कहें इनको, कितने सज्जन थे, ऐसे ही कैलकुलेशन देते थे। बट अब पता नहीं कौन से भूत का साया आ गया इनके सिर के ऊपर, ठीक है। पहले इतनी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन देते थे, बच्चों की इतनी दुआएं मिलती होंगी, लेकिन अब तो भैया। अगला सवाल। मैं ये सोच रहा टीपी आइंस्टाइन कौन है? आइंस्टाइन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बिना करे ही कर देंगे आप इस सवाल को, क्यूआरपी में पहले भी करवाया हुआ है।
If during a permeability test on a soil sample with a falling head permeameter, equal time intervals are noted for drop of head from H1 to H2 and again from H2 to H3, then which one of the following relations hold good? तो जो H2 था वो H1 H3 का क्या था आपका? अच्छा, SSC जेई वालों से सीख लिए, उल्टा हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो इसका था क्या फॉर्मूला? बेसिकली परमेबिलिटी होती थी AL/80 log ऑफ H1/H2। ठीक है, तो टाइम इंटरवल सेम है, एरिया सेम है, एल सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों से परमेबिलिटी को सेम कर देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, लॉग हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा H1/H2 बराबर H2/H3। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला था। ठीक है, हाँ, H1/H2 बराबर H2/H3 बराबर H3/H4 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। देखो, ये होता है मेहनत का नतीजा। स्टार्टिंग में चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आप जब रिपीटिवली, आप सोचिए ना, आज आप सही बता रहे हैं, ये आज हमारा सेशन अभी 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मुझे आज लग रहा है क्वेश्चंस कम पड़ जाएंगे। आप इतनी जल्दी जल्दी आंसर कर दे रहे हो, आप सब इतना जल्दी जल्दी आंसर कर दे रहे हैं कि आज क्लास 1.5 घंटा चल ही नहीं पाएगी, क्लास ही नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। जब हम लोग बार बार रिपीटेटिवली चीजें करते हैं तो ऐसे ही स्पीड बनती है ना। आप देखिए, आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन कर दे रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे कि अब आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल थिंकिंग की जरूरत नहीं, आपको पता है। जैसे वो डबल डेनिस सिंगल डेनिस का क्वेश्चन हो गया, अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, AB वाला क्वेश्चन हो गया, इतने सारे क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग अपने आप चलेगा कि अच्छा इसको तो बस ऐसे करना होता है, तुरंत आप कर दोगे। हालांकि एक दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप बिल्कुल फटाफट कर दे रहे हैं। तो हाँ, जल्दी छुट्टी हो जाएगी आज से। आज सैटरडे है ना, वीकेंड एंजॉय करना, वीकेंड एंजॉय करना। If the saturated density of a given soil is 2 ton per meter cube, then the total stress and the effective stress in ton per meter square of a saturated soil stratum at a depth 4 will be। तो टोटल के लिए तो 2.1 इंटू 4 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया, आंसर आ गया। अब देखो, गामा सबमर्ज क्या होता है? जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती थी वो होती थी आपके पास गामा सबमर्ज इंटू जेड। गामा सबमर्ज बराबर होता था गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। नाउ व्हाट इज गामा डब्ल्यू? गामा डब्ल्यू, अमरनाथ सर पीडीएफ क्यों नहीं सेंड कर रहे, क्या हुआ? बेटा पीडीएफ सेंड कर तो रहे, कल कल सेंड की तो थी बेटा पीडीएफ। नहीं, खाली मेरा नहीं, मेरा खाली ऐसे मेरी मेहनत मत कहिए, दिलीप और क्या कहते हैं कुमार आशीष। ठीक है, हमारा रोल तो बेटा बहुत छोटा सा है, मेन आपकी पढ़ाई। तो देखो बेटा, गामा डब्ल्यू होता है 1000 kg/m³ और 1000 kg को ही 1 टन बोलते हैं, इसलिए गामा डब्ल्यू हो जाएगा 1 टन। तो गामा सबमर्ज कितना हो जाएगा? 2.1 माइनस 1 गया तो 1.1, तो 1.1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4.4। तो गामा डब्ल्यू यहाँ पर क्या होगा? 110 होगा। दिलीप यादव, नमस्ते गुरुजी, मेरा फोन खो गया था, आज मैं बहुत दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहा हूँ, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, चलिए बस हम और आप ऐसे ही लगे रहें। आज सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं चलो मजा आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहो, मजा आ रहा है। चलिए अगला सवाल। क्या वीकेंड सर? यहाँ तो रोज रोज रोना आता है। क्यों मिथिलेश भैया, क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्या हो गया जो रोज रोज रोना आता है? हुँ? At depth z below the surface of a submerged soil, water pressure is gamma wz and it is the stress caused by water which is called the neutral stress। सही बात है, ये तो सही है आपका। ठीक है, द वाटर प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ये भी सही बात है। एंड ट्रांसमिट द सेम फुल्ली ऑन ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट causing compression in the soil।
हाँ शशांक, मतलब ये है कि हाँ आप नहीं भी पढ़ पाओ तब भी सेशन करो तो इससे काफी कुछ हो जाएगा। सर पिछले क्वेश्चन को एक बार और समझा दीजिए, अभी समझा देते हैं, पहले इसको देख लो। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इट कॉजिंग कंप्रेशन इन द सॉइल, आधा स्टेटमेंट तो सही है यहां तक का, बट उसके आगे का गलत है। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेस की वजह से कंप्रेशन नहीं होता है। बेटा पिछला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ये 4 मीटर गहरी सॉइल है, दिस इज 4 मीटर थिक सॉइल स्ट्रेटम। यहां पर जो गामा सैचुरेटेड है वो आपको दे रखा है 2.1 टन पर मीटर क्यूब। टन मतलब किलो, 1000 kg। 1000 kg। ठीक है, तो बेसिकली 2 टन का मतलब है 2100 kg पर मीटर क्यूब। तो गामा डब्ल्यू कितना होता था हमारे पास, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही तो होता था। तो इसको लिख सकते थे 1 टन पर मीटर क्यूब। If the saturated density of a given soil is इतना, then the total stress and the effective stress of a saturated soil stratum at a depth of, तो यहां पर आपसे टोटल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है। तो टोटल स्ट्रेस कितना होता है यहाँ पर, गामा सैचुरेटेड इंटू 4, तो 4 इंटू 2.1 कर देंगे तो 8.4 आ जाएगा। तो आंसर तो आपका इसी से आ गया। अब सिग्मा बार क्या होता था आपका, सिग्मा बार होता था गामा सैचुरेटेड इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो इसे क्या लिख लोगे, गामा सबमर्ज इंटू जेड। अब गामा सबमर्ज की वैल्यू आपको बता दी, 2.1 में से 1 माइनस कर दो, 1.1 इंटू 4। ठीक है, पढ़कर भूल जा रहे हैं लगता है, आता है और नहीं भी, एक अजीब सी दुविधा में है सर। कोई बात नहीं, करते रहिए, हो जाएगा। ये क्या कर रखा है तुमने, एग्जिट टी एस बी सी डी पी, ये कौन वाइस चांसलर आ गया यहाँ। नो जॉब में, अरे बेटा इस समय तो अच्छा है जॉब नहीं है, इस समय जॉब होती और बाहर जाना पड़ता तो कोरोना कोरोना। इस समय घर में रहो, खुश रहो। जॉब वाले वो भी सोचे छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। क्यूआरपी बैच की सारी क्लासेस प्ले लिस्ट में नहीं मिल रही हैं, क्या करें सर प्लीज बताइए। प्ले लिस्ट अपडेट कर देंगे आज, डोंट वरी। नो एग्जाम नो जॉब, पता नहीं क्या चल रहा है भैया अभी। खुश रहो, घर में रहो, सेफ रहो, हेल्थ फर्स्ट, बाकी सब बाद में, और पढ़ाई करते रहो। ये सोचो आपको टाइम मिल रहा है, आपको टाइम मिला, आप तैयार रहो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। फॉर कंडक्टिंग अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैमर P इन kg, तो ये वेट ऑफ हैमर है, द फॉल ऑफ हैमर Q इन mm, द नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर R, द नंबर ऑफ लेयर्स S। तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, तो नंबर ऑफ लेयर कितनी होंगी आपके पास, 3 होंगी, और नंबर ऑफ बिलो कितने होंगे, 25। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो 3 3 25 25। अब ये क्या था, मॉडिफाइड के लिए था, और ये आपका लाइट के लिए था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मॉडिफाइड में 5 लेयर, वहां पे वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक बात, बिल्कुल सही बात, एंड में जाके गड़बड़ हो जाएगा। शुरू का हैमर का वेट तक सही था।
हाँ ठीक है, उसको मत देखो, उसको मत देखो, मतलब इसको ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो क्या फर्क पड़ता है, सही आंसर आपका मिल गया ना। बाकी ये रही टेबल, यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, ये टेबल मिल जाएगी पीडीएफ में, यहाँ से पढ़ लेना, सारा डेटा ये रहा। The liquid limit and plastic limit of soil sample are 65%, 29% respectively. The percentage of the soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of the soil sample. तो क्या हो जाएगा activity भैया? IP अपॉन परसेंटेज फाइनर। तो IP निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? 65 माइनस 29, और ये परसेंटेज कितनी दे रखी है? 24 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1.5 is the answer. Very good. Next question. मीन सॉइल इज इन एक्टिव स्टेट, बिल्कुल सही बात। अगर 1.25 से ज़्यादा हो गया एक्टिविटी तो सॉइल आपका एक्टिव स्टेट में है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, a soil sample has a shrinkage limit of 10% and specific gravity of 2.7. The porosity of the soil at shrinkage limit. तो श्रिंकेज लिमिट पर आपको मालूम है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है, तो S इंटू ई बराबर WG लगाओ, तो पहले यहां से क्या निकाल लो? वॉइड रेशियो निकाल लो। तो वॉइड रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? WG अपॉन S हो जाएगा। और N बराबर क्या होता था आपके पास, या E बराबर क्या होता था आपके पास? N अपॉन 1 माइनस N। तो इसको आप क्या कर दो? WG अपॉन S कर दो, यहाँ से आपका N आ जाएगा। वाटर कंटेंट आपको मालूम है, G आपको मालूम है, S की वैल्यू 1 हो गई, N निकल आएगा। कितना आ रहा है? 21.2% आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, ए आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a wet soil sample air occupies 1/6 of its volume and water occupies 1/3, और रिमेनिंग क्या हो गए? सॉलिड हो गए। रिमेनिंग क्या हो गए? सॉलिड हो गए। तो 1/6 और 1/3 कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और रिमेनिंग हाफ क्या हो गया आपके पास? सॉलिड्स हो गए। क्या पूछे आपसे? वॉइड रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आंसर क्या हो जाएगा? C 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। यार आज ये बड़ा गड़बड़, तो बड़ा धोखा हो गया यार, बताओ। आज परसों स्टील की कल स्टील की क्लास में क्वेश्चन ही नहीं हो पाए थे, टाइम कम पड़ गया था। आज कुछ ज्यादा स्पीड हो गई क्या? पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, फाउंडेशन से लेकर चैप्टर 1 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। बताइए यार यहाँ पे तो, चलिए कीजिए सवाल को।
लेकेस्टाइन सॉइल आपकी क्या हो जाएगी, डिपॉजिटेड बॉटम ऑफ लेक, तो ए आपका 3 से मैच करेगा। एल्यूवियल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, तो ये आपका 2 से मैच करेगा। एओलिन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो ये सी आपका 1 से मैच करेगा। मैरीन सॉइल आपका डिपॉजिटेड इन सी वाटर, तो ये आपका 4 से मैच है, 3 2 1 4। फाउंडेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन तो लाए ही नहीं आप। अरे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन ला रहा हूँ, मैं एक सीक्वेंस में क्वेश्चन ला रहा हूँ एक्चुअली, सीक्वेंस में लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन ना, एक्चुअल में बात ही है। कुछ साल पहले पैदा होता तो यूएससी टॉप कर जाता है, ऐसा लग रहा है। आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, हम लोग ने, ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो आप अब एक काम करो, आज जल्दी फ्री हो जा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, अब टेस्ट की तैयारी कीजिए, टेस्ट की तैयारी कीजिए। मंडे को आपका कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील और सॉइल, ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग, 5 सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सॉइल, सर आप रेलवे में वर्क्स में थे या पीवे पीवे में? सर क्या लगता है ईएससी निकल जाएगा? अरे क्यों नहीं निकलेगा, मेहनत करोगे तो जरूर निकलेगा। जरूर निकले, क्यों नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो पीडीएफ दे देता हूँ मैं आपको फटाफट अभी। हाँ कल छुट्टी है, रिवाइज कीजिए, 5 सब्जेक्ट रिवाइज करके आना है आपको। टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इस बार, मंडे को टेस्ट थोड़ा मुश्किल टेस्ट रहेगा आप लोगों का, ठीक है। कल रिवीजन करना है बेटा, रिवीजन करना है। योगिता जी अभी क्लास के बाद ही देखते हैं, ठीक है। रह ही गया तब से। थैंक यू विशाल जी। हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैं एसएससी जेई मेंस के सॉइल के कुछ लेक्चर्स ओपन कर रहा हूँ, 4-5 लेक्चर्स, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उनको। तो प्लीज ब्रिंग अ सीरीज फॉर फास्ट कैलकुलेशन। चलो मैं देखता हूँ, पहले तो मैं अपनी कैलकुलेशन फास्ट करूँ, मेरी खुद की बहुत खराब है, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ सेंड कर दिया आप लोगों को, पीडीएफ सेंड कर दिया। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सर लाइक 97 थे, मेरे लाइक करते 108 हो गए, क्या बात है। जादू हो गया। श्याम सिंह बेटा, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, कल नेशनल हॉलीडे लग रहा है। कोई बात नहीं, डिसलाइक वालों का भगवान भला करे। प्लास्टिक एनालिसिस करवा दूंगा, चिंता मत करो, करवा दूंगा। अभी कोई आपका एग्जाम नहीं है ना हाल फिलहाल में, कोई भी एग्जाम अगर आएगा उसके पहले मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।